गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम द क्लास 8। जैसे कि आप सब देख रहे हैं, आज हम लोग हमारा वीडियो देख रहे हैं कक्षा 8वीं का भूगोल। और जो भाग आज हम लोग शुरू कर रहे हैं वो है हमारा पार्ट नंबर 4, सागरीय नीतल की संरचना। जैसे आकृति में आपको यहाँ पे नज़र आ रही है बेटा कि ये सागरीय नीतल की संरचना में ये जो ब्राउन कलर का भाग आपको यहाँ पे दिख रहा है, ये बड़े बड़े पत्थर हैं या फिर बड़ी बड़ी पर्वतें हैं। और यहाँ पे एक गहराई में खाई भी है ना। और यहाँ से ये पर्वत और अलग अलग तरह से गहराई से यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं हमको, है ना। और यहाँ पे पानी की संरचना यहाँ पे नज़र आ रही है, जो कि ये समुद्र तल है। मतलब यह बहुत सारे बड़े बड़े पहाड़ों के अंदर से ये समुद्र बने हुए हैं। समुद्र की गहराई भी एक समान नहीं होती, इस आकृति से आपको यहाँ पे समझ में आ रहा है। और समुद्र के अंदर इस तरह से वो पहाड़ ऊपर आता हुआ एक आइलैंड की तरह यहाँ पे नज़र आ रहा है ना। और जो कि यहाँ पे और नीचे अलग गहराई के साथ उभरा हुआ है। ठीक है, तो ये जो चीज़ आपको यहाँ पे नज़र आ रही है, सागरीय नीतल यानी कि सागरीय तट की संरचना आपको यहाँ पे दिखाई दे रही है। जो कि यहाँ पे अगर गहराई देखें तो ऊंचाई मीटर में आपको यहाँ पे जो गहराई आपको यहाँ पे दिखाई दे रही है, 0 गहराई है। जो सागर की समुद्र तल जो है वो 0 पर यहाँ पे दिखाई दे रहा है, 0 मीटर पर आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है। थोड़ा ऊपर जाएंगे तो ये 500 मीटर हो जाएगा, ये 1000, 1500, 2000, 2500 मीटर और 3000 मीटर तक ये पर्वत बढ़े हुए आपको यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। परंतु जैसे ही समुद्र तल के नीचे हम लोग चलते हैं तो इसकी ऊंचाई मीटर में ऋण संख्याओं में यहाँ पे दिखाई दे रही है। वो है ऋण 500 मीटर, ऋण 1000 मीटर, ऋण 1500, ऋण 2000 मीटर। इस तरह से गहराई नीचे तक ऋण संख्या में नापी जा रही है। तो यहाँ पे कुछ प्रश्न यहाँ पे आपको बताए गए हैं कि महाद्वीप बताओ। तो इसके सभी प्रश्नों के उत्तर आपको पाठ में मिलेंगे, ठीक है। तो पहला प्रश्न है, महाद्वीप एवं महासागर क्रमशः तलमंडल एवं जलमंडल के भाग है। महाद्वीप एवं महासागर प्लेटो भूपट्टों पर अवस्थित है। भाटे के समय यानी ज्वार भाटा जो क्रिया समुद्र में होती रहती है ना स्टूडेंट, तो वो भाटे के समय सागर के पानी का स्तर कम हो जाता है, इसलिए तट से लगी पानी के नीचे की भूमि दिखाई पड़ती है। ज्वार और भाटे के समय जो आपको सागर का पानी का स्तर कम होता हुआ नज़र आता है, वो नीचे की भूमि को आपको दिखाई पड़ता है। वो आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है। चौथा पॉइंट है, सागर में स्थित चट्टानों से टकराने से जहाज दुर्घटनाग्रस्त हो जाते हैं। अब ये जो चट्टाने हैं सागर में स्थित होते हैं, मान लीजिए कि यहाँ पे कोई जहाज जा रहा है और उसको नज़र नहीं आ रहा है, वो चट्टान नहीं दिखाई दी, तो उसके टकराने से बहुत बार वो जहाज जो है वो दुर्घटनाग्रस्त भी हो जाता है। तो यदि उपरोक्त बिंदु सही है तो निम्नलिखित में से सबसे उपयुक्त विकल्प चुनो। तो इसमें सबसे उपयुक्त विकल्प कौन सा होगा, ये हमको चुनना है। कि पृथ्वी की सतह पानी और भूमि द्वारा व्याप्त है, सही है। महासागर के नितल में भूमि है, ये भी सही है। पानी भले ही समान स्तर पर दिखता है पर महासागर के नितल की भूमि असमान है, ये भी सही है। देखिए यहाँ पे आपको भले ही पानी समान स्तर पर दिखाई देगा, परंतु ये महासागर बहुत बड़ा होता है, ये पहाड़ी बहुत बड़ी होती है, ये चट्टानें बहुत बड़ी होती है, जो कि हमको इतने आसपास जैसे दिखाई दे रही है वैसे नहीं होती। तो उसका स्तर जो होता है पानी का वो अलग अलग समान स्तर दिखता है, परंतु महासागर की नीतल की भूमि असमान होती है। ये देखिए नीतल की भूमि जो है ना महासागर की, वो असमान होती हुई आपको यहाँ पे नज़र आ रही है। और चौथा पॉइंट यहाँ पे दिया गया कि पानी एवं भूमि का स्तर असमान है, ये भी सही है। पानी और भूमि का स्तर जो होता है वो असमान होता है। यहाँ पे पानी का स्तर, यहाँ पे अगर मान लीजिए कि यही भूमि के बारे में हम लोग अगर चर्चा करते हैं तो यहाँ पे पानी का स्तर जो है वो असमान होगा। ये क्षेत्र के बारे में बात करें तो यहाँ पे पानी का स्तर अलग होगा, यहाँ पे भूमि का भी स्तर अलग होगा। तो
तुम्हारे चुने हुए विकल्पों की चर्चा कक्षा में करो। अध्यापकों से जान लो कि कौन सा विकल्प सही है। ये चारों विकल्प यहाँ पे सही होंगे बेटा, क्योंकि हम लोग सागरीय रचना के बारे में बात कर रहे हैं। अब हम लोग चलते हैं हमारे भौगोलिक स्पष्टीकरण की तरफ। यहाँ पे भौगोलिक स्पष्टीकरण में बताया गया है कि यह तो हम जानते हैं कि धरातल पर भूमि एवं जल का वितरण असमान है। पृथ्वी की सतह का 71% भाग जल से व्याप्त है, पर जल के नीचे भी भूमि है। जैसे आपको पता है कि पृथ्वी की सतह जो है वो 71% भाग जल से व्याप्त है, परंतु ये बात भी आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी कि जल के नीचे भूमि होती है, किंतु पानी की तरह इसका स्तर समान नहीं होता। तो पानी की तरह इसका स्तर जो होता है ना बेटा, ये समान नहीं होता। तो भूमि का स्तर जैसे आपको आकृति में दिखाई दे रहा है, ये अलग अलग होगा। ठीक है, ये भूमि ही है जो आपको नज़र आ रही है, परंतु इसका स्तर समान नहीं होने के कारण पानी की तरह पानी की सतह भी समान नहीं होती, वैसे ही भूमि की सतह भी समान नहीं होगी। तो अब यहाँ पे आपको बताया गया है कि धरातल पर दिखने वाले असमान ऊंचाई वाले क्षेत्रों असमान ऊंचाई वाले क्षेत्रों का वर्गीकरण हम अनेक भू आकृतियों में करते हैं। जैसे आपको पता है बेटा, धरातल पर जो भी आकृति आपको दिखाई देती है, बहुत सुंदर सुंदर नज़ारे आप देखते होंगे, लेकिन उसकी ऊंचाई जैसे दिखती है वैसे नहीं होती, वो असमान होती है। और चित्र में देखने से भी बेहतर अगर आप खुद पहाड़ी पर चढ़कर देखते हैं तो उसकी ऊंचाई का अंदाज़ा बहुत अच्छे से लगा सकते हैं। तो भू आकृतियों में जैसे हम लोग इसका अंदाज़ा या वर्गीकरण कर सकते हैं, ऐसा ही वर्गीकरण हम जलमग्न भूमि का भी कर सकते हैं। जलमग्न भूमि का वर्गीकरण करने के लिए हमें उसकी गहराई देखनी होगी, और उस गहराई को देखने के लिए हमें बहुत सारी चीज़ों का ज्ञान होना भी बहुत ज़रूरी है बेटा। तो जैसे कि सोनार जो एक टेक्निक है, उसका उपयोग करके जहाज़ों से गहराई नापी जा सकती है। तो इस तकनीक का उपयोग हम लोग इसमें कर सकते हैं। ये सोनार तकनीक का उपयोग इसमें करते हैं, ये बात आप लोग हमेशा ध्यान में रखिएगा कि जिससे जहाज़ों से समंदर की गहराई नापी जा सकती है। तो भू प्रदेशों पर स्थित भू आकृतियों का वर्गीकरण यदि हम ऊंचाई पर एवं आकार के आधार पर कर सकते हैं, तो जलमग्न भू आकृतियों का वर्गीकरण किस आधार पर किया जा सकता है? तो जलमग्न भू आकृतियों का वर्गीकरण सोनार तकनीक का उपयोग करके हम लोग कर सकते हैं। तो जैसे यहाँ पे बताओ तो जो दी गई है वो सब चीज़ें आप लोग को देखने की ज़रूरत नहीं है। अब हम लोग चलेंगे हमारे अगले भाग की तरफ, वो है भौगोलिक स्पष्टीकरण। भौगोलिक स्पष्टीकरण में सबसे पहला भाग आपको यहाँ पे दिया गया, महासागर के नितल की संरचना। तो जलमग्न भूमि की संरचना को सागरीय नितल की संरचना के नाम से जाना जाता है। ये सागरीय नितल की जो संरचना है उसे जलमग्न भूमि की संरचना के नाम से जाना जाता है। उसी को सागरीय नितल की संरचना के नाम से भी जाना जाता है, यानी कि ये दोनों नाम एक जैसे ही हैं और एक समान है। जलमग्न भूमि को ही सागरीय नितल भी कहते हैं। तो समुद्र तल से गहराई के आधार पर एवं वहाँ की भूमि के आकार के अनुसार सागरीय नितल की संरचना निश्चित की जाती है। समुद्र तल की गहराई और वहाँ की भूमि के आकार के अनुसार सागरीय नितल की संरचना निश्चित की जाती है। ये बात आपको पता होनी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सागरीय नितल की संरचना या जलमग्न भूमि की संरचना दोनों एक ही बात है। तो इसकी जो समुद्र तल की गहराई होती है उसके आधार पर ही भूमि के आकार के अनुसार उसका चित्र बनाया जा सकता है और उसको निश्चित किया जा सकता है। तो ये कैसे निश्चित किया जाता है? तो महासागर की औसत गहराई करीब 3700 मीटर। महासागर की औसत गहराई कितनी होती है बेटा? करीब 3700 मीटर होती है औसत गहराई, जो कि नापी गई है और जो कि एक तरह से सिद्ध हुआ है कि औसत गहराई 3700 मीटर होगी। तो महासागर का नितल भी पृथ्वी की तरह ऊंचा नीचा है। जलमग्न भू आकृतियों को मिलाकर महासागर की नितल की संरचना बनती है। बहुत सारी जलमग्न भू आकृतियों को एक दूसरे के साथ मिलाया जाता है और उसके बाद महासागर की नितल की संरचना बनाई जाती है। तो यहाँ पे जैसे आपको आकृति में दिखाई दे रहा है कि महासागरीय तल की संरचना, यह है बेटा सागरीय मैदान, ये सागरीय खाई बहुत अंदर तक गई है, ये बहुत बड़ी सागरीय खाई है। 200 मीटर गहराई आपको यहाँ पे पानी के अंदर ये है,
तो यहाँ पे समुद्र तल यहाँ पर है, शून्य पर आपको यहाँ पे 0 मीटर पर दिखाया गया। तो ये समुद्र में द्वीप आपको यहाँ पे कह सकते हैं, इसको हम लोग मध्य सागरीय पर्वत श्रेणी भी कहते हैं। ये 200 मीटर गहराई 2000 मीटर गहराई 4000 मीटर गहराई तक ये समुद्र तल पहुंचा हुआ है। जैसे यहाँ पे आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है बेटा कि महाद्वीपीय जलमग्न सीमा यहाँ पे दिखाई दे रही है, महाद्वीपीय ढाल यहाँ पे दिखाई दे रही है, ये तट है, ये महाद्वीप है। ये सब सागरीय तल के अलग अलग नाम हैं जो कि आपको हमेशा याद रखने हैं, और इनको क्या नामों से जाना जाता है ये भी आप लोग आराम से बता सकते हैं बेटा। तो जलमग्न भू आकृतियों को मिलाकर महासागर की नीतल की संरचना बनती है। विभिन्न महासागरों के नीतलों की रचना भिन्न होती है। अलग अलग महासागर हैं, उनके नीतलों की रचना एक जैसी नहीं होगी, वो भी भिन्न भिन्न होगी। तो इस संरचना के कुछ प्रमुख प्रकारों एवं साधारण क्रम हम देखेंगे। तो समुद्रीय तट से जैसे जैसे अंदर की ओर जाते हैं वैसे वैसे जलमग्न भू संरचना में परिवर्तन होते हुए आपको दिखाई देते हैं। तो आकृति 4.2 एवं आगे दिए गए स्पष्टीकरण का एकत्रित अध्ययन करो। तो आकृति 4.2 में जैसे जैसे आपको आगे में अलग अलग स्पष्टीकरण दिया गया होगा उसका अलग अलग हम लोग को अध्ययन करना है। फिलहाल ये वीडियो हम लोग यहीं पर रोकते हैं। अगले वीडियो में हम लोग इसका सामने का भाग यानी कि महाद्वीपीय मग्न तट देखेंगे, उसके साथ महाद्वीपीय ढाल देखेंगे। ये जो चीज़ें आपको यहाँ पे धीरे धीरे मतलब एक एक करके बताई गई है, इन सब के बारे में हम लोग ज़रूर चर्चा करेंगे। तब तक अपना खुद का ख्याल रखिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। थैंक यू क्लास, टेक केयर, बाय।